सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की प्रगति पर थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ी सी बात में महत्वपूर्ण बात जो शामिल है वो ये है कि विटकॉफ ट्रंप का एक दूत है जिसे अपॉइंट किया है मिडिल ईस्ट के लिए। उसने सऊदी अरब में यात्रा की थी, यात्रा से वापस जा चुके हैं। कुछ लीकेज सामने जो आ रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। विटकॉफ ने मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से कोई मेगा डील हासिल की है, यानी कोई बहुत बड़ी डील मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के दूत में तय हो चुकी है। यानी लागू तो निश्चित रूप से वो तब होगी जब ट्रंप जो है 20 जनवरी या 21 जनवरी को जब वो अपनी सत्ता संभाल चुके होंगे। दुनिया के लिए 21 जनवरी बहुत अहम दिन हो चुका है, क्योंकि दुनिया एक अजीब अधर में लटक चुकी है। अंदेशों के बाज़ार गर्म हैं। हर किसी को अपने फेवर में कैलकुलेशन करने, अंदेशे लगाने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपनी प्लानिंग को जो है वो होल्ड रखने या आगे बढ़ाने के जो दिन हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और एक अजीब और गरीब स्थिति दुनिया में पैदा हो गई है। लोगों का, कुछ एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि खुद ट्रंप जो है कुछ दिनों के बाद नाटो से एग्ज़िट हो सकता है। नाटो से एग्ज़िट होगा तो फिर ये जो नाटो के देश हैं वो क्या इतनी ताकत रखते हैं कि वो रूस के साथ युद्ध चाहेंगे। दूसरा एक मसला है कि ट्रंप का वादा है, जो ट्रंप के एक दूत ने आज कहा है कि हालांकि ट्रंप ने कहा था कि मैं आते ही युद्ध बंद कर दूंगा, मगर ट्रंप के दूत ने जो ज़ेलेंस्की से बातचीत की है और जो काम कर रहा है इस डील पर, वो उसका ये मानना है कि कुछ महीनों के अंदर यूक्रेन वॉर समाप्त हो सकती है। ये बात है ट्रंप के जो दूत है वो कह रहे हैं। इजराइल की कैलकुलेशन भी इस पर काफ़ी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इजराइल का भविष्य भी जो ट्रंप गद्दी संभालेगा उसके बाद ही तय होगा असल कि इजराइल का भविष्य क्या है। इजराइल की गहरी नज़र बनी हुई है। जो भी दूत काम कर रहे हैं, चाहे एलन मस्क हो या उसके और कलीग्स हों या फिर विटकॉफ हो या फिर जो है यूक्रेन में जो भागदौड़ चल रही है ट्रंप के नई नियुक्तों की, उनकी मुलाकातों पर एक गहरी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, नज़रें बनी हुई है इजराइल की। क्योंकि इजराइल अपने आप में कुछ है नहीं, ये तो मैं हमेशा कहता आया हूँ और लोग हमेशा इसे डिनाई करते आए हैं, हमेशा इसे मना करते आए हैं। खैर, लोगों की अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, मैं अपने नज़रिए पे कायम हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और आपको जो है बताना चाहता हूँ कि रूस ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। रूस की बड़ी तैयारी इस मायने में है कि रूस ने दोस्तों अपने परमाणु हथियारों का रिहर्सल मुकम्मल कर लिया है। उसके अपने जर्नैलों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके तमाम जितने परमाणु करियर हैं, वाहक हैं, उन पर तैनात कर लिए गए हैं, रिहर्सल कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो व्लादिमीर पुतिन की तमाम जो पिछले उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी लोगों के साथ में बातचीत है, पत्रकारों के साथ बातचीत है या ब्रीफिंग है, उसमें ये पता चलता है कि पुतिन ये कहना चाहते हैं कि ऑर्शनिक और उसके आधुनिक वर्जन रूस के पास काफ़ी हैं कि वो परमाणु युद्ध न लड़े और वो ऑर्शनिक से ही दुनिया को सबक सिखा दे। यानी कि परमाणु युद्ध के बगैर भी परमाणु जैसा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ये दावा है व्लादिमीर पुतिन का। हम पहले भी उस आधुनिक हथियार पर बात कर चुके हैं कि उसके पास जो बम है, जो उसका वॉरहेड है, वो इतना ताकतवर है कि अगर परमाणु किसी इलाके में परमाणु को सेव किया गया है, रखा गया है, अगर इसके जो बम हैं अगर वहाँ पर चला दिए जाते हैं तो वो परमाणु हथियार पिघल कर डमलाइज हो जाएंगे, न वो चल पाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं बचेंगे। एक तरह से ऑर्शनिक जो है पूरी दुनिया में अगर पुतिन ने ये वार शुरू कर दी तो परमाणु रहित भी बना सकता है। तो सवाल ये है कि काउंटर में और क्या छुपा है पश्चिमी जगत के पास या अमेरिका के पास, वो अभी तक एक्सपोज सामने नहीं हुआ है। अलबत्ता जो हमने फ़ाइट देखी है ईरान की, आसमान की रक्षा करते हुए देखा है रशिया को,
तो उसमें पश्चिमी जगत के हथियार कारगर नहीं हुए हैं, ये क्लियर है। एक और बात इसमें जुड़ जाती है, एक तरफ पुतिन की वो तैयारी कि मैं दुनिया को सबक सिखा सकता हूँ, दूसरी तरफ उसके जर्नलों का दावा और उनकी न्यूज़ संस्थानों की जो लीकेज हैं वो ये साबित करती हैं कि व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा जवाब दे सकते हैं पश्चिमी उन ताकतों को जो किसी भी कीमत पे रशिया की बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्तरी क्या है कि बिल्कुल क्लियर एजेंडा है व्लादिमीर पुतिन का, ब्रिक्स को मजबूत करना है, मल्टी पावर सेंटर बनाने हैं जो नहीं बनेंगे। अलबत्ता मल्टी अपने बेस बना लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो मल्टी पावर सेंटर पहले बनाने का प्लान था वो शायद अब मल्टी बेस सेंटर में तब्दील हो जाएगा। जगह जगह पर अब रशिया जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये सारा मामला शुरू होगा वहाँ से जहाँ मैंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मेगा डील या इजराइल जो एक डील ऑफ सेंचुरी की उम्मीद लगा के बैठा है, और इजरायली पेपर खुद कह रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो फिर फ़लस्तीन और इजराइल का मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये बाद की बात है, मगर मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप पिछली सरकार में भी लगभग किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे, साइन कर चुके थे, एग्जीक्यूट होना बाकी था और अब ये एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि ईरान इसमें से कम्प्लीटली बैकआउट कर गया है। और ईरान के बैकआउट करने के बाद रशिया ने अपने मिडिल ईस्ट के स्टेक और अपने प्लान को उसको रिवीजन पर डाल दिया है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो दोनों तरफ या तीनों तरफ यानी चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ अपने राब्ते बनाए हुए हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। जब तुर्की अपने लालच में उलझा है, जब ईरान अपने फ़ायदा देखते हुए मूव कर गया है, जब रशिया खाली हाथ रह गया है, तब जब अमेरिका की जो नीति थी यहाँ पर बाइडेन सरकार की अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो फेल हुई है, जब इजराइल जंग हार गया है, जब जो आतंकवादी थे उनको इकट्ठा करके सत्ता सौंप दी गई है, अब ये इकट्ठे करके आतंकवादियों को यहाँ पर सरकार चलाने के लिए दी गई है या फिर सारे ही आतंकवादियों को इकट्ठे करके उनका कोई बड़ा इंतज़ाम करने का कोई प्लान है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ये जो एक पूरी लंबी कैलकुलेशन थी वो मिस कैलकुलेशन हो गई है। सभी की अपनी जो नीतियां थी वो लगभग नाकाम हुई हैं और सबने अपनी अपनी नीतियों को रिवीजन पे डाल दिया है। और ये रिवीजन पर डालने के बाद मेरे ख्याल से जो नए प्लान सामने आएंगे उससे हम ये समझ पाएंगे कि आखिर अगली दुनिया किस तरफ जाने वाली है। ये सही है कि जो युद्ध 2024 में हो जाना था वो 2025 के भी शायद अगर हुआ तो वो आखिरी इन्हीं दिनों में हो सकता है। अब जो जून तक यानी मार्च से जून तक जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी हमें पैनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है, ट्रंप की कोई एक चूक बड़ा एग्रेशन पैदा कर सकती है और क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक कदम पीछे हटा के फैसला करेगा या फैसला मानेगा ये संभव नहीं है। एक जीती हुई बाजी को बड़ी आसानी से रशिया और रशिया स्ट्रेटजिकार हार जाएंगे ये संभव मुझे नहीं लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रशिया के एक्टर तैयार किए गए थे उनमें से बहुत से मोरे फ्लॉप हो गए हैं या दगाबाज निकले हैं या उन्होंने अपना फ़ायदा देखकर मूव ले लिया है। यहाँ ये सऊदी अरब एक बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित जो आतंकवादी ग्रुप थे जिन्हें फंडिंग की जाती थी वो अब सत्ता में आ चुके हैं सीरिया की। अब ये सीरिया से आगे बढ़ेंगे यानी कि ये जो गुट हैं क्या ये जो इंटरेस्ट देखते हैं यानी सऊदी अरब इराक की भी रिजीम चेंज चाहता है, सीरिया की रिजीम चेंज चाहता था, सीरिया की रिजीम चेंज हो चुकी है, क्या इराक की रिजीम चेंज करने के लिए वहाँ से ISIS को एक बार खड़ा किया जाएगा, रेबल्स और बाकी लोग मिलकर जो है फिर उन्हें हराते हुए उनके बहाने से या फिर ISIS के द्वारा इराक की रिजीम को चेंज करवा दिया जाएगा और फिर क्या ये अफ़गानिस्तान होते हुए चाइना की तरफ जो
चाइना के अंदर मुस्लिम रहते हैं वहाँ तक कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। तो अगली चाल हमें इन लोगों की देखनी पड़ेगी, यानी अमेरिका के हितों के लिए और सऊदी अरब अपने हितों के लिए जो इन्होंने काफ़ी फंडिंग की थी, तुर्की ने भी इनको फंडिंग की थी, एक ज़मीन दी थी तैयारी करने की रेबल्स को और आईएसआईएस को, आतंकवादी गुटों को, ये अभी तक फतह हासिल कर चुके हैं इस मामले में। यहाँ पर अमेरिका बैकआउट किया है, यहाँ चाइना एक ट्रेड वार के लिए तैयार है, क्योंकि जो वार है डायरेक्टली, चाहे वो प्रॉक्सी हो या फिर डायरेक्ट वार हो, चाइना उसमें शामिल नहीं है, मगर चाइना को तैयारी करवाई जा रही है व्यापार युद्ध की। तो व्यापार युद्ध ट्रंप के आने के बाद शुरू होगा। फिलहाल जो युद्ध चल रहा है इसमें क्या इराक में भी फिर से इनको बढ़ा दिया जाएगा, और अगर इराक का भी रिजीम चेंज करवा दिया गया तो फिर हालात अलग दिशा में जाएंगे। और अगर यहीं पर रोक कर ये कोई डील कर ली जाती है, इजराइल के साथ करा देता है MBS और ट्रंप मिलकर कोई डील कर लेते हैं, तो एक काफ़ी लंबे समय तक फिर एक शांति कायम हो सकती है, क्योंकि फिर यूक्रेन का भी पीस हो जाएगा। फिर ये 2-3 साल के लिए हम शांति होते हुए यहाँ ज़रूर देखेंगे। और अगर इराक में छेड़खानी शुरू हो गई तो इसका मतलब होगा कि ये बहुत लंबे समय के लिए शांति नहीं है, वक्ती फैसला है, और तब तक जो रिवीजन है रशिया का वो हो चुका होगा। उसके बाद क्या नतीजे हमारे सामने निकल कर आएंगे वो हमें देखना होगा। एक बाज़ारवाद को भी हमें पैनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद कुछ बड़े एक्शन लिए जाएंगे, टैरिफ्स लगाए जाएंगे और बड़े उथल पुथल होंगे, बाज़ारों का उथल पुथल होगा, इस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। इस बीच में जो ट्रंप के आने से पहले एक वॉर चाहते हैं, क्या वो कोई और छेड़खानी नहीं करा सकते हैं? कोई ऐसा बम चलाया जा सकता है जिससे रूस को मजबूरन एक बड़ी वार शुरू करनी पड़े? इस पर हमें नज़र बना के रखनी होगी। फ़िलहाल मुद्दा यही है कि ट्रंप जो है वो वार को शांत कराते हुए दिखाई दे रहा है। एक गैप जो है 2024 में जो नतीजे आने थे उनको थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए नज़र आ रहा है। हम भी नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिएगा। फिर देखते हैं कि उन मुद्दों पर कुछ बात करेंगे। अगले प्रोग्राम में जो है इस पूरे खेल को और लेट नाइट वाले में कोशिश करेंगे इसको विस्तार से डिस्कस करें। फिलहाल इजाज़त दें।